शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शुद्ध श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारते हैं। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अब्दुल रहमान की रचना का नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल से। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल वेल की रचना रोड़ा कवि ने की है और यह एक चंपू काव्य कृति है। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चंपू काव्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासो की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कनकामर मुनि। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों, शिव सिंह सरोज की जो रचना है ये शिव सिंह सेंगर ने की है और इसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई है। मित्रों, याद रखिएगा कि शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है ये हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो मित्रों, आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल कहकर के किसने पुकारा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज ग्रंथ से। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के
कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो इसका सही उत्तर होगा 12वें अध्याय में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? यानी किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों बताना है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कुवलय माल कहा। और मित्रों कुवलय माल कहा के रचयिता उद्योतन सूरी है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न, परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? कि परमाल रासों का सर्वप्रथम आल्हा खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा नूहे सिपहर में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता को। और मित्रों इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा अवहट है, और कीर्ति पताका की बात करें तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका जिसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई, कि जय मयंक जस चंद्रिका रासो साहित्य के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मधुकर कवि। अगला प्रश्न, सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? सबदी, प्राण सांकली, आत्मबोध, नरवय बोध और पद आदि रचनाओं के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अगला प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? कि गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरख बानी नाम से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य की समय सीमा क्या रखी है? तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न,
नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न, वर्ण रत्नाकर यानी मैथिली में रचित व्याकरण, तो वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति को। अगला प्रश्न, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे संग्रहालय में। तो मित्रों, आज के लिए उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। और मित्रों, अब आपको यहाँ पर बताना है कि परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है, उसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहली वाली क्लास में अपलोड कर दिया है। बात करें दूसरे प्रश्न की, रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? रचना काल की दृष्टि से हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। और मित्रों, याद रखिएगा कि भाग्यवती का जो रचना काल है वो 1877, और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता सरदाराम फ्लोरी है। और मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेनाथ शर्मा ने भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। अगला प्रश्न, शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? शिव नारायण श्रीवास्तव ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। और मित्रों, याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईसा अल्लाह खां है। और मित्रों, यह एक उपन्यास न होकर के एक कहानी है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ उपन्यास को किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर होगा उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने। मित्रों, याद रखिएगा कि जो भूतनाथ उपन्यास के इसके रचयिता देवकी नंदन खत्री है, लेकिन यह उपन्यास पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद इस उपन्यास को पूरा करने का कार्य उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने किया था। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कायाकल्प। और इसका रचना काल, अगर इसके रचना काल की बात करें तो 1925 में इसकी रचना की गई। मित्रों, याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद के पहले उपन्यास थे वो अरबी फारसी भाषा में लिखे गए थे, लेकिन मूल रूप से हिंदी में लिखा गया उनका उपन्यास कायाकल्प है, जिसका रचना काल 1925 है। अगला प्रश्न, भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र सुमन किस उपन्यास में चित्रित है? कि भारतीय कथा साहित्य की प्रथम नारी पात्र और उसका नाम है सुमन, यह किस उपन्यास में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा सदन। और मित्रों, याद रखिएगा कि सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जिसकी रचना 1918 में की गई थी। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। अब बात करें अगले प्रश्न की, प्रेमचंद की
किस यानी प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? यानी मुंशी प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्मभूमि। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्मभूमि का जो रचना काल है 1932 ईस्वी है। और मित्रों याद रखिएगा कि कर्मभूमि उपन्यास का नायक अमरकांत व नायिका की बात करें तो मुन्नी है, जो एक अधिकारी है। अब बात करें अगले प्रश्न की। प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? यानी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किसान और मजदूर के शोषण की कथा है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। और मित्रों याद रखिएगा कि गोदान का जो रचना काल है वो 1935 है और डॉक्टर नगेंद्र इसका रचना काल 1936 मानते हैं। और मित्रों याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ अगर उपन्यासों की बात की जाए तो वह उपन्यास भी गोदान है। और मित्रों डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोदान को कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? सिया राम शरण गुप्त के उपन्यास किस पर आधारित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी दर्शन पर आधारित मनोवैज्ञानिक सामाजिक उपन्यास। यानी मित्रों याद रखिएगा कि सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास गांधी दर्शन पर आधारित हैं और गांधी दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ यह मनोवैज्ञानिक सामाजिकता पर भी आधारित उपन्यास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? भगवती चरण वर्मा ने किस उपन्यास में पाप और पुण्य को विषय बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलेखा। यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया है कि चित्रलेखा उपन्यास किसका है, तो भगवती चरण वर्मा। अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसमें पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला उपन्यास है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास पूंजीवाद, गांधीवाद और आतंकवाद का विरोध करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा दादा कामरेड। और मित्रों याद रखिएगा कि दादा कामरेड जो उपन्यास है इसकी रचना 1941 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? यानी यशपाल का कौन सा उपन्यास राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा झूठा सच। और मित्रों याद रखिएगा कि यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। अगर इसके प्रथम खंड की बात करें तो इसका प्रथम खंड वतन और देश शीर्षक से 1958 में प्रकाशित हुआ था और अगर इसके दूसरे खंड की बात करें तो देश का भविष्य शीर्षक से 1960 में प्रकाशित हुआ था। यानी झूठा सच। अगर इसके खंडों की बात कर दी जाएगी तो 2 खंड रहेंगे। बात करें अगले प्रश्न की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास की कथा कहाँ से ली है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध चिंतामणि से। अगला प्रश्न, रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? यानी रांघेय राघव का कौन सा उपन्यास है जो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा कब तक पुकारूं। और इसके रचना काल की बात करें तो 1957 में ये रचित है। और मित्रों याद रखिएगा कि कब तक पुकारूं यह एक आंचलिक उपन्यास है। और मित्रों बात करें अगले प्रश्न की। राही मासूम रज्जा
का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? राही मासूम रज्जा का कौन सा उपन्यास शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। और मित्रों, ये आधा गांव जो उपन्यास है ये 1966 में लिखा गया। और याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उबारा गया है। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राही मासूम रज्जा का वह कौन सा उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखा गया, तो इसका सही उत्तर होगा आधा गांव। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? विष्णु प्रभाकर का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। और मित्रों, अर्धनारीश्वर के रचना काल की बात करें तो 1992 ईस्वी 1892 ईस्वी में इसका रचना काल, ये 1992। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सुरेंद्र वर्मा का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो इसका सही उत्तर होगा मुझे चांद चाहिए। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गोविंद मिश्र। और मित्रों, इस उपन्यास पर व्यास सम्मान भी मिला है, यानी गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए व्यास सम्मान भी मिला है। अगला प्रश्न, वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, यानी वह उपन्यास जो स्त्री के शोषण के विरुद्ध हिंदी कथा साहित्य में सबसे जोरदार आवाज उठाने वाला है, तो इसका सही उत्तर होगा तेरी मेरी उसकी बात। और मित्रों, ये तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के रचना काल की बात करें तो 1974 में ये लिखा गया। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता यशपाल है। अगला प्रश्न, धरती धन न अपना, धरती धन न अपना जिसका रचना काल 1972 है, उपन्यास किसका है? धरती धन न अपना उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर का। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस उपन्यास में हरिजन यानी हरिजनों की व्यथा को व्यापक संवेदना के साथ उजागर किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था तथा मुंशी प्रेमचंद की वह रचना कौन सी है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न,
प्रेमचंद का वह उपन्यास जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है। यानी मुंशी प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है जो अनमेल विवाह की समस्या को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला। और मित्रों याद रखिएगा, निर्मला का रचना काल 1927 है और इसकी बात करें तो इसकी मुख्य नायिका निर्मला है तथा नायक की बात करें तो मुंशी तोताराम इसके नायक हैं। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगलसूत्र। अगला प्रश्न, कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? कंकाल, तितली व इरावती उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। और मित्रों याद रखिएगा कि जो इरावती उपन्यास है यह अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला प्रश्न, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद हसीनों के खतूत। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी जैनेन्द्र कुमार का वह उपन्यास कौन सा है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों याद रखिएगा कि मुक्तिबोध का रचना काल 1965 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के सर्व प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। और मित्रों याद रखिएगा कि मानस का हंस जो उपन्यास है इसके रचयिता अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल। और मित्रों मेला आंचल का रचना काल 1954 है। और आप सभी से एक प्रश्न कि जो मेला आंचल उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भंगियों के संघर्ष का। मित्रों अमृतलाल नागर का जो नाचो बहुत गोपाल उपन्यास है इसमें भंगियों के संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास का जीवन चरित्र वर्णित है। अमृतलाल नागर का वह उपन्यास जिसमें सूरदास के जीवन चरित्र वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा खंजन नयन। और मित्रों खंजन नयन उपन्यास के रचना काल की या समयावधि की बात करें तो 1981 में इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी। और मित्रों झांसी की रानी जो उपन्यास है इसका रचना काल 1946 है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है? यानी जो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता
स्थल मोहनजोदड़ो की जो वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी किस उपन्यास में है? तो इसका सही उत्तर होगा मुर्दों का टीला। और मित्रों याद रखिएगा कि मुर्दों का जो टीला उपन्यास है ये 1948 में लिखा गया। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार रांघेय राघव हैं। अगला प्रश्न, सो अजान एक सुजान व नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं? यानी सो अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं? यानी शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष तथा बूंद और समुद्र उपन्यास किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतलाल नागर। अब बात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्री रामानुजाचार्य। यानी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य हैं। अगला प्रश्न, सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न, रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? यानी रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है या फिर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विष्णु स्वामी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म संप्रदाय। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामानंद। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? यानी इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा कि उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का संबंध किस आचार्य से है? पुष्टि मार्ग का संबंध किस आचार्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य से। और मित्रों आप सभी से फिर से एक प्रश्न कि वल्लभाचार्य ने के द्वारा संपादित जो पुष्टि मार्ग है इसमें पुष्टि शब्द का अर्थ क्या है? और दूसरा प्रश्न आपसे कि अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की थी? यानी अष्टछाप की स्थापना किसने व कब की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, जाम्बोजी या जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? जाम्बोजी या जम्बनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णोई संप्रदाय। मित्रों याद रखिएगा कि विष्णोई संप्रदाय के 29 नियम थे, 20 धन 9। तो इस प्रकार ये शब्द बना बिश्नोई। यानी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। अगला प्रश्न, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हित हरिवंश। यानी हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय चलाया था। अगला प्रश्न, सखी या हरिदासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यानी सखी या हरिदासी संप्रदाय किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी हरिदास ने। अगला प्रश्न, संत जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? संत जगजीवन दास ने कौन सा संप्रदाय चलाया था?
तो इसका सही उत्तर होगा सतनामी संप्रदाय। मित्रों याद रखिएगा कि हमारे द्वारा जो आज की क्लास में ये जितने भी संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वह या तो कूट भाषा का प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है, या निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर सुमेलित कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप प्रमुख संप्रदाय और उनके जो प्रवर्तक हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो संत जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, पर ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? पर ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा संत दादू दयाल से। और मित्रों याद रखिएगा कि दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद या दर्शन यानी द्वैतवाद दर्शन का संबंध किससे है? द्वैतवाद दर्शन का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य से। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा गौड़ीय संप्रदाय। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संत जीवाराम। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, दास्य भाव या शरणागति भक्ति का संबंध किससे है? दास्य भाव या शरणागति भक्ति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? संत वीरभान ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा साधो संप्रदाय। अगला प्रश्न, शुद्धाद्वैतवाद यानी पर ब्रह्म शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य। यानी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछ लिया जाए, अगर दर्शन में आपसे पूछ लिया जाए शुद्धाद्वैतवाद, तो उत्तर होगा वल्लभाचार्य। और मित्रों वल्लभाचार्य जी ने यानी सूरदास के गुरु की बात की जाए तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा था कि तुम जो दास्य भाव की भक्ति है इसको छोड़ करके सख्य भाव की भक्ति करो। और उन्हीं के संपर्क में आने के बाद में सूरदास जी ने दास्य भाव की भक्ति छोड़ करके सख्य भाव की भक्ति आरंभ की थी। और मित्रों अष्ट छाप में जो 8 शिष्य हैं यानी 8 जो भक्त कवि हैं उनमें 4 भक्त कवि वल्लभाचार्य के और 4 इनके पुत्र यानी वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य के हैं। इस प्रकार 8 कवियों की जो मंडली है उसी को हम अष्टछाप कहते हैं। तो अब मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा कि अष्टछाप का जहाज जात है, जाको कछु लेना हो तो ले? यह पंक्ति सूरदास के विषय में किसने कही? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मीमांसा दर्शन से संबंधित है यानी मीमांसा दर्शन से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैमिनी। यानी जैमिनी का संबंध मीमांसा दर्शन से है। अगला प्रश्न, द्वैतवाद से किसका संबंध है? द्वैतवाद से किसका संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा निम्बार्काचार्य से। यानी द्वैतवाद का संबंध निम्बार्काचार्य से है। और मित्रों निम्बार्काचार्य जी द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई उसका नाम है वेदांत परिजात भाष्य। अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे है? विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। और मित्रों रामानुजाचार्य के ग्रंथ की बात करें तो श्री भाष्य यानी रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य की रचना की थी। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? शंकराचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका सही उत्तर होगा अद्वैतवाद से। आज की कक्षा का अगला प्रश्न,
वैरागी दल के प्रवर्तक कौन हैं? वैरागी दल के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बादरायण। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? यानी रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में विभक्त करने का कार्य किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मित्रों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल के जो कवि हैं उनको 3 वर्गों में विभक्त किया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां कौन सी है? यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रीतिकालीन कवियों की जो 3 श्रेणियां बनाई गई तो वो 3 श्रेणियां कौन सी है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। यानी उन्होंने रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें एक तो रीतिबद्ध कवि, दूसरे रीति सिद्ध कवि और तीसरे हैं रीति मुक्त कवि। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकालीन कवियों को या रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने रीतिकाल को कितने भागों में विभक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भागों में। और मित्रों, ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो बद्ध रीति और एक तो मुक्त रीति। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया, अर्थात लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूर्णतः मुक्त रहे, उन्हें कहा जाता है। यानी रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा थी उसका पालन नहीं किया, वरन लक्षण ग्रंथों की परंपरा से वे पूर्णतः मुक्त रहे, उन कवियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त कवि। यानी जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले जो कवि थे उनको आचार्य कवि कहे गए, और जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्य कवि थे वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। लेकिन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन किया ही नहीं, वे कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वच्छंद काव्य धारा। अगला प्रश्न, प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मित्रों याद रखिएगा कि जो रीति मुक्त कवि हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है। तो आप जो भी रीति मुक्त कवि है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहले कवि की बात करें तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। यानी ये जो 5 कवि है ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि कविता को धन या यश कमाने का साधन मात्र नहीं मानते, अपितु कविता को मानते हैं। यानी रीति मुक्त जो कवि है वो कविता को धन कमाने या यश प्राप्त करने का साधन नहीं मानते, बल्कि वे कविता को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साध्य। अगला प्रश्न, किसके अनुसार कविता के निर्माण की नहीं, कविता के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कही है? यानी किसके अनुसार कविता को कविता के निर्माण की नहीं बल्कि कविताओं के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। यानी घनानंद का मानना है कि जो कविता है उसका निर्माण नहीं होना चाहिए, यानी कविताओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा?
तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद ने। और मित्रों, इससे संबंधित घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है कि लोग है लागी कविता बनावत, कि लोग है लागी कविता बनावत, मोही तो मेरे कविता बनावत। यानी घनानंद ने कहा है कि लोग कविता बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि मैं तो अपनी कविता, यानी मैं तो मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरा जो वजूद है, उसकी कविता बना रहा हूं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासना जन्य व क्रीड़ा परक न होकर कैसा है? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वह वासना जन्य एवं क्रीड़ा परक नहीं होकर कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकनिष्ठ एवं सीधा। यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम है वो एकनिष्ठ है, जिसमें छल कपट किसी प्रकार की भावना का समावेश नहीं है। और इससे संबंधित भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयापन बांक नहीं। यानी अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयापन बांक नहीं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? रीति मुक्त काव्य किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति प्रधान काव्य। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यानी रीति मुक्त काव्य में किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी शैली का प्रभाव। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवियों का प्रेम लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर किसकी ओर उन्मुख होता गया? यानी रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था वो लौकिक प्रेम था, और लौकिक प्रेम से प्रारंभ होकर वह किसकी ओर उन्मुख होता गया? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरोन्मुख। मित्रों, याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम था पहले वो व्यक्तिगत प्रेम था, और धीरे धीरे वही व्यक्तिगत प्रेम फिर ईश्वरोन्मुख यानी ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया था। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद का जो प्रेम है उनकी प्रेमिका सुजान से शुरू होकर फिर अंत में जब वो वृंदावन में गए और वहाँ जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, तो उनका द्वारा जो सुजान शब्द है वह कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता गया, और अंत में उनका जो प्रेम था वो कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गया। बात करें आज के अगले प्रश्न की। रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? रीति मुक्त काव्य धारा में किस प्रकार की रचनाएं मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? यानी रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ कर रहे हैं। और मित्रों, जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो भी कवि हैं उनका संपूर्ण विवरण और उनका पूरा परिचय तथा इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के फिर से अलग अलग कवि का अलग अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करें तो आलम्ब, यानी जो रीति मुक्त कवि है आलम। मित्रों, याद रखिएगा कि विक्रम संवत 1740 से 1760 तक इनका कविता काल माना जाता है। इनके जन्म से संबंधित किसी प्रकार की तिथि प्राप्त नहीं होती। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो 1740 से 1760 ये विक्रम संवत है, ये इनका कविता काल रहा। और आलम इस धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना, इनकी एकमात्र रचना प्राप्त होती है जिसका नाम है आलम केली। बात करें आज के अगले प्रश्न की। घनानंद यानी रीति मुक्त काव्य धारा के दूसरे कवि है घनानंद, जिनका जन्म 1689 ईस्वी को हुआ तथा मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई। और मित्रों, रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि हैं, यानी रीति मुक्त कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि की बात की जाए तो घनानंद। और
अब बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो कृपा कंद, सुजान हित, कोक सागर, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, सुजान सागर और रस केली वल्ली, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करें रीति मुक्त काव्य धारा के तीसरे कवि की तो तीसरे कवि का नाम है बोधा। और मित्रों, इनका जन्म 1747 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु के संबंध में इनकी किसी प्रकार की कोई तिथि प्राप्त नहीं होती। और अगर आपको बोधा के मृत्यु के संबंधित कोई तिथि प्राप्त होती है तो या याद है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मित्रों, बोधा की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोधा के द्वारा प्रमुख जो रचनाएं लिखी गई उनके यानी उनकी दो रचनाएं प्रमुख है, विरह वारिश और इश्कनामा। अगला प्रश्न, ठाकुर यानी रीति मुक्त काव्य धारा के चौथे जो कवि है उनका नाम है ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी व मृत्यु 1823 ईस्वी को हुई। और मित्रों, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो ठाकुर की भी प्रमुख रचनाएं दो ही मानी जाती है, एक ठाकुर टशक और दूसरा ठाकुर शतक। बात करें अगले कवि की, और रीति मुक्त काव्य धारा के सब यानी अंतिम जो कवि है उनका नाम है द्विज देव। मित्रों, याद रखिएगा कि द्विज देव का जन्म 1820 ईस्वी को हुआ तथा इनकी मृत्यु 1861 ईस्वी को हुई। और द्विज देव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। यानी द्विज देव की जो भी रचनाएं हो सारी की सारी श्रृंगार बत्तिका, श्रृंगार लतिका, सौरभ और श्रृंगार चालीसा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। यानी रीति मुक्त काव्य धारा की, अब अगले प्रश्न में हम रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले प्रवृत्ति की बात करें तो आत्मपरक शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति। दूसरी प्रवृत्ति की बात करें तो विरह, पीड़ा, वेदना वगैरह की तीव्र अनुभूति का ईमानदारी से इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। तीसरी प्रवृत्ति की बात करें तो प्राचीन परंपरा का त्याग। यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने जो प्राचीन काव्य परंपरा थी उसका त्याग किया है। अगली प्रवृत्ति की बात करें तो समवर्ती जीवन से प्रेरणा, यानी समवर्ती जीवन से प्रेरणा। अगली प्रवृत्ति है रहस्यात्मकता का पुट। अगली प्रवृत्ति का बात करें तो कल्पना की प्रमुखता। अगला भाव प्रधानता। अगली प्रवृत्ति है मार्मिकता पर ध्यान। और मित्रों, अब अगली प्रवृत्ति की बात करें तो अलंकारिकता का खंडन। और मित्रों, सबसे अंतिम प्रवृत्ति की बात करें और सबसे प्रमुख स्वच्छंदता। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसका सूत्रपात किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा गारसाद तासी ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि गारसाद तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। अगला प्रश्न, गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। गारसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यानी गारसाद तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित है। यानी यह जो ग्रंथ है ये दो भागों में प्रकाशित है। इसका जो प्रथम भाग है या इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ, तो दूसरे भाग का जो प्रकाशन है वो 1847 ईस्वी में हुआ था। और यह जो ग्रंथ है ये वर्णानुक्रमी पद्धति में रचित है कि इसमें जो वर्णमाला के अक्षर हैं उसमें उसके हिसाब से कवियों का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के नाम दिए हुए हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि द इस्तवार द लाल लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी, ये किस भाषा में रचित है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला प्रश्न,
हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी भाषा में लिखा गया है तो वह प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों याद रखिएगा, शिव सिंह सरोज के रचयिता शिव सिंह सेंगर है, यानी हिंदी भाषा में लिखने वाले हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सेंगर है जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से ग्रंथ लिखा। और अब बात करें इसके रचना काल की, कि शिव सिंह सरोज का रचना काल या उनका ये कब रचित ग्रंथ है? तो 1883 ईस्वी में। और मित्रों अब बात करें इससे संबंधित अन्य तथ्यों की, तो इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं कृतियों का परिचय दिया गया है। और अब बात करें कि यह ग्रंथ भी वर्णानुक्रमी पद्धति में रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न, किस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया? कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे गए उनमें से वह कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, इसमें सबसे पहले काल विभाजन की ओर ध्यान दिया गया था। और मित्रों अब बात करें इसके रचना काल के कि इसकी रचना कब हुई? तो 1888 ईस्वी में, यानी 1888 ईस्वी में इसकी रचना हुई। इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन थे। और आपसे सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब मित्रों बात करें कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक, यानी बंगाल की एक पत्रिका में विशेषांक के रूप में। अब मित्रों बात करें कि इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। कि इसी ग्रंथ में, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अगर सीधा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसे स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा है। अगला प्रश्न, मिस्र बंधु विनोद की रचना कब व किसके द्वारा की गई? मिस्र बंधु विनोद की रचना कब व किसके द्वारा की गई? तो इसकी सही उत्तर होगा इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में की गई है। यानी इस ग्रंथ की जो रचना है वो 4 भागों में, और प्रकाशन की अगर बात करें तो इसका 2 भागों में प्रकाशन हुआ। और मित्रों ये प्रश्न आया हुआ भी है कि मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कितने भागों में हुआ? तो प्रकाशन 2 भागों में और रचना 4 भागों में। तो इसके जो प्रथम 3 भाग है उनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, और चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ था। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा कि प्रथम भाग, यानी प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ, और जो चौथा भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ। इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। कि मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण है। और अब हम बात करें कि इस रचना किसने की? तो मिस्र बंधुओं ने। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जो मिस्र बंधु है उनमें कौन शामिल नहीं है? तो जो मिस्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध है उनमें एक तो श्याम बिहारी मिश्र, एक सुखदेव बिहारी मिश्र और एक गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। अब रचना काल की बात करें कि इसका रचना काल कौन सा है, यानी इसका जो समय है वो कब है? तो ये 1929 ईस्वी में इसकी रचना की गई, यानी ये प्रकाशित हुआ। और मित्रों याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, और यह ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब मित्रों बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ और इसमें 693 ईस्वी से 1693 के बीच का जो कालखंड है उसका विवेचन किया गया है। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ, आचार्य रामकुमार वर्मा के ग्रंथ में जो समय सीमा है वो कब से है? अगर शुरुआत की बात करें तो 693 और अंतिम जो समय दिया हुआ है वो 1693। और मित्रों यह एक अधूरा ग्रंथ है, यानी यह अधूरा ग्रंथ है, इसमें केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है, आगे यह ग्रंथ लिखा नहीं गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इस ग्रंथ के रचना काल की बात करें तो 1965 में ये रचित है। और मित्रों इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, यानी जितने भी इतिहास लिखे उन सब में अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। और दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई और ये गणपति चंद्र गुप्त ने केवल 3 ही कालखंडों में विभाजन किया है, यानी अपने इतिहास ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का काल विभाजन कितने खंडों में किया? तो इसका सही उत्तर होगा 12 खंडों में। और मित्रों याद रखिएगा, इन सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, ग्रियर्सन ने किया, लेकिन उन्होंने 12 खंडों में कर दिया जो विवादित रहा। और अब बात करें कि ये 12 खंड कौन कौन से। सबसे पहला चारण काल जो 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक का समय माना जाता है। इसके बाद में दूसरा जो काल है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरे कालखंड की बात करें तो जायसी और उनकी कविता। चौथे खंड की बात करें तो ब्रज का कृष्ण काव्य। और अगर 5वें खंड की बात करें तो यह है मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। और 7वें खंड की बात करें तो रीतिकाल जो 1580 से लेकर के 1692 ईस्वी तक इन्होंने माना है। अगला जो खंड है वो है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि, और इसमें उन्होंने 1600 से लेकर के 1700 तक की सीमा निर्धारित की है। अगले खंड की बात करें तो 18वीं सदी जिसमें 1701 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना है। और अगला जो खंड है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और इसके बाद आगे का जो काल है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और अंतिम जो कालखंड है वह है विविध अज्ञात कवि। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार है? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस प्रकार है, या उन्होंने हिंदी साहित्य के कालखंडों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। और इसे तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है या भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो इन सभी की समय सीमा आप याद रखिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाई। आदिकाल, इन्होंने सबसे पहला जो काल है उसे आदिकाल कहा, और सर्वप्रथम इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, जो एक विवाद का विषय रहा। अब आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 तक का ये समय रहा। इसके बाद दूसरे काल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, और ये विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। मित्रों ईस्वी का याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आचार्य शुक्ल का जो काल विभाजन है वो विक्रम संवत में है। और अगर
आपने विक्रम संवत की जगह ईसवी सन को अगर चुन दिया तो आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। तीसरा कालखंड है उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल भी कहा है, जिसका समय विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1900 इस विक्रम संवत तक रहा। और आधुनिक काल यानी चौथा जो काल है उसे आधुनिक काल, और इन्होंने गद्य काल भी इसे कहा है। इसके समय की बात करें तो ये विक्रम संवत 1900 से अब तक माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा देतासी था, निर्विवाद है, ये किसका कथन है? कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा देतासी था, यह निर्विवाद है, ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न, गारसा देतासी के ग्रंथ में कितने कवियों व लेखकों का वर्णन है? कि गारसा देतासी के ग्रंथ में कितने कवियों व लेखकों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 738 कवि। यानी गारसा देतासी ग्रंथ में जो कवियों और लेखकों का जो वर्णन है, इसमें 738 और कवियों और लेखकों का वर्णन है। इनमें हिंदी कवियों की संख्या की बात करें तो इसमें केवल 72 ही हिंदी कवि और लेखक हैं। तो ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? जॉर्ज गिरियर्सन के ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा 952 कवि। और मित्रों याद रखिएगा कि इसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत जॉर्ज गिरियर्सन है, यह किसका कथन है? कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदि प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत जॉर्ज गिरियर्सन है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस लेखक ने काल विभाजन एवं नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया था? कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किस लेखक ने सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज गिरियर्सन ने। अगला प्रश्न, तज़किरा ई सूराई हिंदी ग्रंथ में पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण का प्रयास नहीं, किसके रचयिता कौन हैं? यानी इसके रचयिता कौन हैं? कि तज़किरा ई सूराई हिंदी, ये ऐसा ग्रंथ जिसमें कालक्रम का ध्यान तो रखा गया लेकिन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। तो जो तज़किरा ई सूराई हिंदी जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न, हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा ग्रंथ है के लेखक कौन हैं? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की एक ग्रंथ है जो एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। मित्रों याद रखिएगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। और रमाशंकर शुक्ल ये इनका पूरा नाम है, रसाल इनकी उपाधि है। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्णलाल। अगला प्रश्न,
किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? किस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी पुस्तक साहित्य। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी पुस्तक साहित्य के रचयिता डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया है? कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा जयकाल। और मित्रों इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल भी कहा है, ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदी रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रसाल कलाकाल, रसाल जयकाल। अगला प्रश्न, रीतिकालोत्तर युग को नवीन विकास का काल किसने कहा? कि रीतिकालोत्तर युग को नवीन विकास का काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी से। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को संधि चारण काल, मित्रों ये चरण लिखा हुआ है तो इसे आप चारण पढ़िएगा। आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? कि जैन साहित्य में जो राम कथा लिखी गई उसको लिखने वाले स्वयंभू थे, तो स्वयंभू ने जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा पऊम चरिवु। अगला प्रश्न, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे संग्रहालय में। अगला प्रश्न, गौरीशंकर सत्येंद्र द्वारा लिखे गए 7 निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? गौरीशंकर सत्येंद्र द्वारा लिखे गए 7 निबंधों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य की झांकी। अगला प्रश्न, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोसाई गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? कालिदास हजारा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी। और मित्रों याद रखिएगा कि इस पुस्तक में यानी कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का इसमें संग्रह किया गया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगला हमारा टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, यानी जो जितने काल दे रखे हैं उनका उपनाम, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा उनके क्या क्या नाम रखे गए और विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रथम कवि प्रथम रचना कौन सी मानी गई है। इस टॉपिक को लेकर के तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।